हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड में फर्स्ट है केमिकल मेथड। यहाँ हम पढ़ेंगे कि केमिकल मेथड से हम कैसे कोलोइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन। हमने क्या किया, ब्रोमीन वाटर लिया, उसमें से H2S गैस पास की, तो जो हमारा कोलोइडल सोल है वो सल्फर का कोलोइडल सोल बन गया। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ इसमें, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सल्फर के साथ में जो हाइड्रोजन था इसका रिमूवल हो गया, मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन हमने यहाँ पे अपना कोलोइडल सोल बना लिया। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन। इसमें हमने क्या किया, गोल्ड क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी टिन क्लोराइड के साथ में, तो गोल्ड का कोलोइडल सोल हमें मिल गया। अब इसमें रिडक्शन कैसे हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पहले गोल्ड के साथ में अटैच था, यहाँ पे वो रिमूव हो गया। नंबर 3 हाइड्रोलिसिस। हमने क्या किया, इधर फेरिक क्लोराइड लिया, उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, मीन्स उसमें वाटर हमने ऐड कर दिया, तो जो हमारा कोलोइडल सोल है वो बन गया FeOH का कोल्थ्रेल्स। नेक्स्ट डबल डिकम्पोजिशन। हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की, तो जो आर्सेनिक सल्फाइड है उसका कोलोइडल सोल बन गया। एक तरह से आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट करनी है सल्फर की और ऑक्सीजन की आपस में, तो हमारा सोल बन गया। नेक्स्ट मेथड है बाय इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और बाय ब्रीडिंग साथ मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है ये। इसमें फर्स्ट बात तो ये है कि ये वाला जो मेथड है इसकी हेल्प से हम कौन से मेटल्स के कोलोइडल सोल बना सकते हैं। जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके हम कोलोइडल सोल इस मेथड की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल के हमें कोलोइडल सोल बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का बना रहे हैं, तो हम ये 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे गोल्ड की। देखो ये वाली इलेक्ट्रोड और एक ये वाली इलेक्ट्रोड, हमने 2 इलेक्ट्रोड ले ली गोल्ड की, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। बीच में हमने इनके क्या लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब होता है एक तरह से हीटर टाइप में, मतलब जैसे इसको हम हीटिंग देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिक आर्क गर्म हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर KOH सॉल्यूशन डाल दिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखी, इलेक्ट्रोड के बीच में हमने इलेक्ट्रिक आर्क लगा दिया। उसके बाद जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद ये जो मेटल की इलेक्ट्रोड्स थी गोल्ड की, ये दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, हीटिंग होगी इनकी, हीटिंग होने के बाद ये मेल्ट हो जाएंगे। फिर अगर फर्दर भी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे तो हीटिंग और ज़्यादा रहेगी, और फिर क्या हो जाएगा, ये जो मेल्ट हुई थी गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला लिया, इसके अंदर ये आइस है, उसके अंदर हमने आइस डाल दी और एकदम से उसको हम कंडेंस करवा देंगे। जैसे इसको रखेंगे, जो वेपर्स थे वो कंडेंस होके कोलोइडल स्टेट में आ जाएंगे, और इससे हमें गोल्ड या सिल्वर का कोलोइडल सोल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इनटू कोलोइडल सोल बाय एडिंग अ स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट। देखो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, हम प्रेसिपिटेट से कोलोइड बनाते हैं। प्रेसिपिटेट से कोलोइड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल FeOH का थ्राइस है, अगर मान लो इसके प्रेसिपिटेट बन गए और हम चाहते हैं कि इसको कोलोइडल सोल में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर FeCl3 डाल देंगे, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, और फिर ये कोलोइडल सोल बना देंगे। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। अब बारी है कि हमने कोलोइडल सोल तो बना लिया, उसको हम प्योरीफाई कैसे करें। उसमें फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सोल बाय डिफ्यूजिंग थ्रू अ स्टेबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में एक इनलेट लगा होता है, ये मान लो इनलेट है, एक आउटलेट लगा होता है, ये आउटलेट। ये हमने क्या ले लिया, एक बैग ले लिया, बैग टाइप में, सिंपल बैग नहीं है, इस बैग के जो वॉल्स है ना, ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर हमने क्या किया,
जो भी हमारा कोलोइडल सोल था उसको हमने इस बैग में डाल दिया, इस बैग में हमने उसको डाल दिया। अब देखिए इस बैग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो उसकी वॉल्स हैं वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, मीन्स सिर्फ इनमें से वही पार्टिकल पास हो सकते हैं जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो इसमें जो स्मॉलर साइज की इम्प्योरिटीज़ हैं वो आएंगी, ये जो वॉल्स हैं इनके थ्रू निकल जाएंगे। यहाँ पे वाटर है, ये जो इनलेट है इससे जो कंटेनर है इसमें वाटर फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ से जो इम्प्योरिटी हैं वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकली, वाटर के अंदर मिक्सअप होगी और आउटलेट से बाहर निकल जाएंगी। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी मैंने आपको बताया है कि जो डायलिसिस प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, अगर उसकी स्पीड हमें इंक्रीज करनी है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखो हम इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करेंगे, इसके साथ में हम 2 इलेक्ट्रोड्स और लगा देंगे, एक हमने पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड लगा दी, एक नेगेटिव वाली लगा दी। अब देखो जो इम्प्योरिटी है वो 4 स्पीसीज होती हैं, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा उनके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मान लो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये हमारी है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये है नेगेटिव। अगर मान लो इम्प्योरिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो जल्दी से यहाँ से सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगी और पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होने के लिए जल्दी से इस इलेक्ट्रोड की साइड जाएंगी, जल्दी जल्दी वो बाहर निकलेंगी। अगर मान लो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की साइड वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे और प्रोसेस की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में यही होता है। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज वेरी स्लो, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। सो टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन द डायलिसिस इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, उसकी हेल्प से जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लिया, तो अगर हम जो सिंपल हमारा फिल्टर पेपर है उसके ऊपर हम कोलोइडल सोल्ट डाल देंगे, हम चाह रहे हैं भाई इसमें फिल्टर करें और जो इम्प्योरिटी हमारी सेपरेट हो जाए। तो जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसमें पोर साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें से इम्प्योरिटी तो पास हो ही जाएंगी, साथ में कोलोइडल सोल्ट भी पास हो जाएगा। अब ये मत सोचना मैम हमने तो लैब में नहीं देखा, हमें तो पोर्स नहीं दिखाई दिए, वो आपको सिंपली नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो ये कोलोइड वगैरह है इनका साइज तो इतना स्मॉल होता है ना, उनके लिए इसमें पोर्स होते हैं। तो क्या है फिर हमारा प्योरीफाई करने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब कोलोइड भी उसके साथ ही निकल गया नीचे और इम्प्योरिटी भी। तो हमारे सामने क्या होता है, हमें क्या करना होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब हमारा एम ये है कि जो फिल्टर पेपर हैं उसके पोर्स का साइज हम रिड्यूस कर दें कैसे भी करके, ताकि उसमें से सिर्फ जो इम्प्योरिटी है वो पास हो, जो हमारा कोलोइडल सोल है वो पास ना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका साइज हम कैसे रिड्यूस करते हैं फिल्टर पेपर का। हम फिल्टर पेपर लेते हैं सिंपल, उसको हम कोलोइडल सोल के अंदर डिप कर देते हैं। कोलोइडल देखिए यहाँ पे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि कोलोइडल जो सोल है वो क्या होता है। 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, इसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का, किसके अंदर सॉल्यूशन बनाना है, इसमें सॉल्वेंट हमें अल्कोहल और ईथर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिप कर देते हैं। हमने फिल्टर पेपर लिया, उसको 4% नाइट्रोसेलुलोज का जो सॉल्यूशन हमने बनाया था अल्कोहल और ईथर में, उसके अंदर फिल्टर पेपर को हम डिप कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, फिल्टर पेपर के जो पोर्स थे उनका साइज स्मॉल हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर हमने फिल्टर पेपर को डाला तो जो फिल्टर पेपर है वो वेट हो गया, और अगर हम उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो वो तो फट जाएगा। फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड अपना सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें डाल के फॉर्मेलिन जो सॉल्यूशन है उसमें हम उसको डिप कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा फिल्टर पेपर। आप यहाँ पे फॉर्मेलिन बोल दो, फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सॉल्यूशन होते हैं। हम फॉर्मेलिन है वो फॉर्मेल्डिहाइड से प्रिपेयर करते हैं, उसके एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेके।
तो जब उस फिल्टर पेपर को हम फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। अब अगर उसमें हम कोलोइडल सोल डालेंगे तो सिर्फ जो इम्प्योरिटी थी वो उसमें से पास हो जाएंगी, कोलोइडल सोल फिल्टर पेपर के ऊपर ही बच जाएगा और कोलोइड हमारे क्लीन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मेथड इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल आर स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन because the particle size of colloids is larger than true solution। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब ट्रू सॉल्यूशन का साइज होता है स्मॉल, कोलोइड्स का होता है साइज लार्ज। तो अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट ले लें उसमें किसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसे रियल में नहीं होता, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंटेनर है, एक तो हमने उसमें ट्रू सॉल्यूशन डाल दिया जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एक हमने उसमें कोलोइडल सोल डाल दिया जिसका साइज लार्ज है। तो किसके पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के। तो इसलिए ट्रू सॉल्यूशन में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, कोलोइड में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं। इसलिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कोलोइड्स की लेस होती है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। Next, Tyndall effect, the phenomena of scattering of light by the colloidal particles as a result, path of light becomes visible। बड़ा आपने पढ़ा है, ये तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि कोई भी कोलोइडल सोल है अगर उसमें से हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी और उसका पाथ हमें विजिबल हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो पाथ है वो हमें अच्छे से विजिबल हो और हम इन दो कंडीशन को फॉलो करेंगे तो पाथ हमें अच्छे से विजिबल हो जाएगा। नंबर 1, व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डायमीटर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर अप्रोक्सीमेट सेम ऑर्डर। जो लाइट हम डाल रहे हैं जब उसकी तो वेवलेंथ और जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर अगर सेम होगा वो, तो जो टिंडल इफेक्ट है वो अपने मैक्सिमम रेट से हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, there is a large difference between refractive index of dispersed phase and dispersion medium। जब dispersed phase और dispersion medium के refractive index में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो दो कंडीशन है जिनकी हेल्प से हम टिंडल इफेक्ट को मैक्सिमम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, तो जो हमने लाइट डाली उसकी वेवलेंथ और जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स थे उनका डायमीटर सेम हो। सेकेंड, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन कोलोइडल सोल। देखो ये मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, बना तो ये रफली जिगजैग मूवमेंट, पार्टिकल्स आए यहाँ फिर स्ट्राइक हुए यहाँ चले गए, फिर स्ट्राइक हुए यहाँ चले गए, फिर स्ट्राइक हुए यहाँ गए, फिर इधर। सॉल्यूशन के अंदर ऐसे पार्टिकल्स जो है उनकी जिगजैग मूवमेंट होती है। अब बात ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि भाई ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है। जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो उनकी ऐसे जिगजैग मूवमेंट होती है, बम्बार्डमेंट होती रहती है आपस में, उसकी वजह से जो कोलोइड्स हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं होते। अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनका एग्रीगेशन हो जाएगा तो उधर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कोलोइड तो वाला नहीं, अब तो प्रेसिपिटेट बन गए। तो इसलिए जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसकी वजह से जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर रहते हैं और वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये कोलोइडल पार्टिकल की जो स्टेबिलिटी है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात ये है कि ब्राउनियन मूवमेंट की भी कंडीशन होती है, भाई कभी ये ब्राउनियन मूवमेंट रैपिड होगा, कब स्लो होगा। जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज स्मॉल हो और जो सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी लेस हो तो ब्राउनियन मूवमेंट है वो फास्ट होगा। साइज पार्टिकल्स का जितना स्मॉल होगा वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और अगर सॉल्यूशन कम विस्कस है तो उसमें से इजीली मूव कर सकते हैं। अगर मान लो ज़्यादा विस्कस है, विस्कस का मतलब समझते हैं ना, गड़ा, जितना ज़्यादा विस्कस होगा उनकी मूवमेंट स्लो होती जाएगी। नेक्स्ट, कलर। The color of the colloidal solution depends on wavelength of light scattered by colloidal particles। ये तो अपने क्लास 10th में ही पढ़ा था फिजिक्स में कि जो स्काई है उसका कलर हमें ब्लू नज़र आता है
क्यों नजर आता है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं। तो यही है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो किस वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं उस पर डिपेंड करता है कलर। अगर पार्टिकल का साइज लार्ज है तो लॉन्गर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेंगे और शॉर्टर को ट्रांसमिट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कलर दिख जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। When the movement of colloidal particles is prevented by some stable means, then the dispersion medium particles begin to move in an electric field. This phenomenon is known as electroosmosis, या हम इसको इलेक्ट्रोएंडोऑस्मोसिस भी बोल देते हैं। देखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, सिंपल हमने ऊपर इलेक्ट्रोफोर्सिस पढ़ा था, पढ़ लिया क्या हमने इलेक्ट्रोफोर्सिस? नहीं सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस। देखो इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है, ये सीखने से पहले आप ये देखिएगा। इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कोलोइड्स हमारे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं, मान लो जो हमने सोल लिया वो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड का लिया। आगे आप ये भी पढ़ोगे कि चार्ज कैसे आ जाता है कोलोइडल पार्टिकल्स से, आगे आएगा इसी चैप्टर में। तो मान लो हमारा जो कोलोइडल सोल है वो है पॉजिटिवली चार्ज, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो किधर ट्रेवल करेगा? वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड। और अगर कोलोइड पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है कि देखो अभी तो कोलोइडल पार्टिकल्स मूव करने लग रहे थे, अगर हम कोलोइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को प्रिवेंट कर दें, उसको स्टॉप कर दें, तो उस कंडीशन में डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस डायरेक्शन में कोलोइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे थे उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आज हम इतना ही करेंगे।